नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा का 14वां अध्याय गुणनखंडन करेंगे। गुणनखंडों को हम प्राकृत संख्याओं से शुरू करते हैं। एक संख्या इसके लिए लेते हैं 12। 12 को हम कितने ढंगों से अरेंज कर सकते हैं ये देखते हैं। एक ही पंक्ति में 12 के 12 संख्याएं हमने लगा दी। इस तरह से ये जो लिखने का तरीका होगा वो होगा 12 बराबर 1 गुना में 12। अब 12 को दूसरे किस तरह से लिखा जा सकता है वो हम देखें। 12 को दो पंक्तियों में 2 गुना 6 के रूप में लिखा गया और ये दूसरे तरीके से हमने 12 को गुणा के रूप में लिखा। अब और देखते हैं, 12 को 3 पंक्तियों में हमने लिखा और 4 स्तंभों में 12 बराबर हो गया 3 गुना में 4। अब 12 को इससे अलग हम नहीं लिख सकते। 12 को हम देख लेते हैं कि हमने किस किस तरह से लिखा है। गुणनखंड के रूप में हमने पहले लिखा 1 गुना में 12, दूसरे में हमने लिखा 2 गुना में 6 और तीसरे में हमने लिखा 3 गुना में 4। यहाँ पर हम देखते हैं कि 12 के सभी गुणनखंड क्या हो गए, 1 और 12 हो गए, 2 और 6 हो गए, 3 और 4 हो गए। हम देखते हैं कि 12 के सभी गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12 हो गए। अब हम इनको दोबारा से एक बार समझते हैं। 12 के सभी गुणनखंड बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब हम 12 के अभाज्य गुणनखंडों की बात करें तो 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुना 2 गुना 3, तो इनका गुणनफल आएगा 12। तो गुणनखंड क्या है? किसी संख्या को हम जब उसके छोटी संख्याओं के गुणा के रूप में लिखते हैं, उन छोटी संख्याओं के गुणन के रूप को हम गुणनखंड कहते हैं। हम पिछले अध्यायों में बीजीय व्यंजकों के बारे में पढ़ चुके हैं। एक बीजीय व्यंजक 1 जमा में 4xz माइनस के 7x की 2। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 4xz और माइनस के 7x की 2, ये क्या है? ये सब पद हैं। और इन पदों के यदि हम देखें, पहले पद का ये 1 है, दूसरे पद को यदि हम तोड़ें तो इसको 4 को तोड़ते हैं 2 गुना 2 में और x और z, माइनस 7x की 2 को हम तोड़ेंगे माइनस का 1 7 x और x में। ये क्या है? ये इन दिए गए तीनों पदों के गुणनखंड हैं। इस तरह से हम बीजीय व्यंजकों के पदों के गुणनखंड करना पहले से सीख चुके हैं। आइए, बीजीय व्यंजकों का क्या ज्योमितीय निरूपण हो सकता है? जैसे हमने 12 का ज्योमितीय निरूपण किया था। 3 गुना में x जमा 2। यदि हम 3 को और x की 2 को अलग अलग संख्याएं लें तो हम इसको किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई के रूप में ले सकते हैं। यहाँ देखें आप, ये आयत है, इसकी ये लंबाई यदि हम x जमा 2 ले लें और ये चौड़ाई 3 ले लें तो इसका जो अक्षेत्रफल बनेगा वो पूरा का पूरा ये एरिया इसका अक्षेत्रफल आ जाएगा। अब आप देखें, इस अक्षेत्रफल को हम लिखेंगे 3x जमा में 6। इस अध्याय में हमने ये बीजीय व्यंजक इस तरह से दिया होगा 3x जमा 6 और इसके हमने इस तरह से गुणनखंड करने हैं। आइए कुछ और उदाहरणों से सीखते हैं। एक आयत हमें दी गई है, इसकी लंबाई x है और चौड़ाई 5 है। यहाँ पर आप देखें, लंबाई x है और चौड़ाई 5 है। हम यूं भी कह सकते हैं कि एक भुजा इसकी x और एक भुजा इसकी 5 दी गई है।
इसका अक्षेत्रफल हमारे पास आ गया 5x। एक और आकृति हम लेंगे, उस आकृति में हमारी एक भुजा तो 5 ही है और दूसरी भुजा हमारी y हो गई। ये भुजा हमारी y हो गई। अब आप देखें, इस आकृति का अक्षेत्रफल भी 5y होगा। यदि हम इन दोनों आकृतियों के अक्षेत्रफलों को जोड़ दें तो हमारे पास एक बीजीय व्यंजक आएगा, वो आएगा 5x जमा में 5y। यदि हम इस 5x जमा 5y के गुणनखंड करना चाहें तो हम देखते हैं कि इस आकृति में ये पूरी की पूरी हमारे पास जो लंबाई है वो है x जमा में y, और दूसरी जो लंबाई हमारे पास भुजा की है वो है 5। तो हम लिख सकते हैं 5 गुना में x जमा y। तो हम लिखेंगे 5 गुना में x जमा y, और ये 5 गुना में x जमा y क्या हो गया, दिए गए बीजीय व्यंजक 5x जमा 5y का गुणनखंड हो गया। तो यहाँ से हम सीखते हैं कि ज्यामितीय निरूपण से हम किस तरह से बीजीय व्यंजकों को बना सकते हैं और किस तरह से बीजीय व्यंजकों का हम ज्यामितीय निरूपण कर सकते हैं और उनके गुणनखंड कैसे किए जा सकते हैं, हम इनका आपस में संबंध तय कर देते हैं। कुछ और उदाहरण लेते हैं बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। यहाँ हम देखें 3x और 4x किसी आयत की भुजाएं हैं, इनका अक्षेत्रफल होगा 12x की 2। एक और हम 3x और 1 इकाई का आयत लेते हैं और इसका क्षेत्रफल होगा 3x एकम 3x। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास द्विपद का एक बीजीय व्यंजक आएगा और बीजीय व्यंजक है 12x की 2 जमा में 3x। अब हम इस दोनों आकृतियों को यदि इकट्ठा जोड़ दें, हम पहली आकृति को नीचे लेके आएंगे और दूसरी आकृति की भी कॉपी हम लेके आएंगे। दोनों को एक साथ हमने जोड़ दिया, ये एक साथ जुड़ जाएंगी क्योंकि इन दोनों की एक भुजा 3x है। तो ये जो भुजा है ये 3x है, इसलिए इन दोनों की मैचिंग हो गई। अब हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है इसकी लंबाई कितनी हो गई। आप देखें ये 4x और ये 1, जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 3x है और इनका जोड़ आ जाएगा हमारे पास 4x जमा में 1। अब हमारे पास इनका लिखने का जो दूसरा तरीका आ गया 3x गुना में 4x जमा में 1, और ये 3x जमा में 4x जमा 1 और कुछ भी नहीं है, ये 12x की 2 जमा में 3x का गुणनखंड है। अभी हम 4x माइनस 6 को देखें। यहाँ पर इसको एक आयत के रूप में व्यक्त करने के लिए इसकी एक भुजा 2 और दूसरी भुजा 2x माइनस के 3 है। तो हम लिख सकते हैं 4x माइनस 6 बराबर 2 गुना में 2x माइनस के 3। इस तरह से 4x माइनस 6 के हमने गुणनखंड कर दिए। अब हम अगला देखते हैं 6xy माइनस के 4y एक बीजीय व्यंजक है, हमने इसके गुणनखंड करने हैं। तो पहले हम 6x के xy के गुणनखंड 3x गुना में 2y कर दिए और माइनस के 4y के 2 गुना में 2y कर दिए। हम देखते हैं कि दोनों पदों में 2y और 2y ये कॉमन है। अब हम इस 2y को कॉमन ले लेंगे। पहले पद में से 3x रह गया और दूसरे पद में से माइनस के 2 रह गया। अब हम 2y गुना में 3x माइनस 2 को क्या आगे और छोटा कर सकते हैं, तो उत्तर आएगा नहीं। तो जिन संख्याओं को हम और आगे छोटा नहीं कर सकते थे उनको हम बोलते थे अभाज्य गुणनखंड।
तो बीजगणित में इस अभाज्य के स्थान पर हम अखंडनीय का प्रयोग करेंगे। हम बीजीय व्यंजकों में अभाज्य के स्थान पर अखंडनीय का प्रयोग करेंगे क्योंकि इनके आगे और खंड नहीं किए जा सकते। गुणनखंड क्या है? हम बीजीय व्यंजक के गुणनखंड करते हैं तो हम उसे गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। ये 2y 3x माइनस के 2 को हम देखें, यहाँ पर 2 एक संख्या है, y एक बीजीय चर है और 3x माइनस के 2 एक बीजीय व्यंजक है। गुणनखंड के रूप में संख्या भी हो सकती है, बीजीय चर भी हो सकता है और बीजीय व्यंजक भी हो सकता है। सार्वगुणनखंड विधि से हम 5ab जमा में 10a के गुणनखंड करेंगे। 5a के गुणनखंड हमारे पास हो गए 5 गुना में a गुना में b, और इसी तरह से 10a के गुणनखंड हमारे पास होंगे 2 गुना में 5 गुना में a। यहाँ हम दोनों पदों के गुणनखंडों में देखते हैं 5 और a, 5 और a ये सारों गुणनखंड हैं। अब हम 5a जमा 10a को लिख देंगे। 5ab के गुणनखंड 5 गुना में a गुना में b जमा में 10a के गुणनखंडों को लिखेंगे 2 गुना में 5 गुना में a, जो हमने ऊपर कर लिए हैं। फिर हम क्या करेंगे, जो सारों गुणनखंड हैं उनको इकट्ठा कर देंगे। 5a गुना में b जमा में 5a गुना में 2। हम इन 5a को अभी से भी बाहर ले सकते थे, इन सारों गुणनखंडों को, लेकिन हमने एक स्टेप बढ़ा दिया ताकि अच्छे से समझ आ जाए। फिर हम क्या करेंगे, इस 5a को और 5a को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हमारे पास रह गया b और यहाँ से हमारे पास जमा का 2। 5a गुना में b जमा में 2। क्या हम इसका ज्योमितीय निरूपण कर सकते हैं? आइए देखते हैं। एक आयत है, इस आयत में ये जो भुजा है ये हमारी यहाँ तक की लंबाई b है और यहाँ तक की लंबाई 2। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारे पास आ जाएगी b जमा में 2। फिर हम a भुजा की और b जमा में 2 भुजा की एक आयत लेते हैं। इस आयत को हम आगे आगे बढ़ाते जाते हैं तो इस कुल लंबाई में हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 5 आयतें आ गई। तो 5a को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 5a। तो हमारे पास ये लंबाई आ गई 5a। इस तरह से इस आयत का क्षेत्रफल हम लिखेंगे 5a गुना में b जमा में 2। 5a गुना में b जमा 2, ये इसका ज्योमितीय निरूपण हो गया। पदों के समूहन द्वारा गुणनखंड 6xy माइनस के 4y जमा का 6 माइनस के 9x को हम यहाँ 6xy माइनस 4 को लेंगे। इस 6xy माइनस 4y के गुणनखंड करेंगे जो हम पहले सीख चुके हैं। दोनों को 3x गुना में 2y माइनस के 2 गुना में 2y। 2y दोनों में ही कॉमन आ गया है तो 2y कॉमन लेकर 3x माइनस के 2 से गुणा कर देंगे। फिर आगे हम दो पदों का फिर समूह बना लेंगे। इस तरह से समूहन कहेंगे इसको। इन दो पदों के समूह को लेकर हम इनके गुणनखंड करेंगे। 6 का गुणनखंड 3 गुना में 2 और माइनस के 9 का गुणनखंड 3 गुना में 3x। 3 यहाँ दोनों में ही कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी। इस 3 को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 आ गया और यहाँ से माइनस का 3x आ गया। तो ये हमारे गुणनखंड हो गए। आइए इसको हम कैसे करेंगे। फिर हम 6xy माइनस 4y माइनस 9x जमा 6 लिख लेंगे। इस माइनस 9x को हम पहले लिख लेंगे। अब 6xy माइनस 4y के गुणनखंड हमें पता है 2y गुना में 3x माइनस 2 और माइनस के 9x जमा में 6, इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा और 3x माइनस 2 अंदर। अब हम देखते हैं कि इन दोनों समूहों में
ये 3x माइनस का 2 और 3x माइनस का 2 कॉमन गुणनखंड है। अब हम इस कॉमन गुणनखंड को बाहर ले लेंगे तो हमारे पास रहेगा, यहाँ से रह गया 2y और यहाँ से रह गया माइनस का 3। तो 3x माइनस 2 गुना में 2y माइनस का 3, ये हमारे पास गुणनखंड आ गया। पुनः समूहन क्या है? पिछले सवाल में भी हमने पुनः समूहन किया था। अब इस सवाल में उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। यहाँ हम 2xy जमा 3 जमा 2y जमा 3x को देखें। यहाँ पर पहले दो पदों में और पिछले दो पदों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। इनके यदि हम गुणनखंड करें तो कोई भी गुणनखंड हमारे पास उभयनिष्ठ नहीं आएगा। इसलिए हम अपने विवेक का प्रयोग करते हुए ओरल कैलकुलेशन से इन पदों को आगे पीछे इस तरह से रख लेंगे ताकि इनके ठीक समूह में गुणनखंड आ जाएं और वो गुणनखंड दो दो पदों में व्यक्त होने के बाद उनमें से कुछ कॉमन भी आ जाए। तो उसको करने के लिए हमने क्या किया, 2xy जमा में 2y को इकट्ठा कर लिया और 3x जमा 3 को इकट्ठा कर लिया। अब हम आसानी से इनके गुणनखंड कर सकते हैं। 2y गुना में x जमा 1 जमा में 3 गुना में x जमा 1। यहाँ x जमा 1 और x जमा 1 ये हमारे पास कॉमन गुणनखंड आ गया। तो x जमा 1 को कॉमन लेंगे तो 2y जमा के 3 हमारे पास आ गया गुना में। इस तरह से x जमा 1 गुना में 2y जमा में 3 ये हो गए दिए गए बीजीय व्यंजक के गुणनखंड। इन समूह पदों के समूह को आगे पीछे करके, पुनः का मतलब दोबारा से व्यवस्थित करके समूह बनाना कहलाता है पुनः समूहन। ये थी आज की कक्षा और गृह कार्य के रूप में आप 14.1 प्रश्नावली करेंगे।